जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ ट्रक्स, व्हीकल्स आते हैं। लेकिन दोस्तों, मॉडर्न लॉजिस्टिक्स अब ट्रक्स का नहीं, टेक्नोलॉजी और डेटा का खेल बन चुका है। आज हम बात कर रहे हैं महिंद्रा ग्रुप की, उस कंपनी की जो इंडिया के सप्लाई चेन को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रही है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी छुपी है। क्या ये स्टॉक अब ब्रेकआउट के लिए तैयार है या अभी और इंतजार बाकी है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू निफ्टी 247। मैं हूं आपका होस्ट और चलिए करते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के Q4 रिजल्ट का एनालिसिस। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स कोई ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है। इनका यूएसपी है इनका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। इसका मतलब है कि ये खुद के ट्रक्स या वेयरहाउसेस कम रखते हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे नेटवर्क को मैनेज करते हैं। इससे कंपनी पर कर्ज कम रहता है और मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में ये तेजी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ महिंद्रा ग्रुप के लिए काम नहीं करते। इनका 50% से ज्यादा रेवेन्यू अब नॉन महिंद्रा क्लाइंट्स जैसे ई-कॉमर्स, फार्मा और कंज्यूमर गुड्स से आता है। चलिए सीधा नंबर्स पर आते हैं। रेवेन्यू 1898 करोड़ पोस्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 19% की हेल्दी ग्रोथ दिखाता है। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी ने 6.01 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, -7.26 करोड़। टर्न अराउंड, लॉस से प्रॉफिट में आना एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन मार्जिन्स अभी भी टाइट है। इनका ईबिटा मार्जिन लगभग 5 to 6% की रेंज में है, जिसे इंप्रूव करने की बहुत नीड है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स दो इंजन्स पर चलता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनका कोर बिजनेस। वेयरहाउसिंग स्पेस अब 20 मिलियन स्क्वायर फीट क्रॉस कर चुका है। पुणे, कोलकाता और अगरतला जैसे सिटीज में एक्सपेंशन ऑन ट्रैक है। एंटरप्राइज मोबिलिटी, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देना। पोस्ट पैंडेमिक ये सेगमेंट स्लो था, लेकिन अब रिकवरी पाथ पर है। इनका ईडेल यानी इलेक्ट्रिक लास्ट माइल डिलीवरी प्लेटफॉर्म ग्रीन लॉजिस्टिक्स में लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। कंपनी अब सिर्फ लॉजिस्टिक्स से लॉजी टेक बन रही है। एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके ये रूट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और ट्रांजिट टाइम कम कर रहे हैं। इनके वेयरहाउसेज में अब रोबोट्स और ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स थ्रूपुट को 30% तक बढ़ा रहे हैं। नए एमडी एंड सीईओ हेमंत सिक्का जी की लीडरशिप से मार्केट को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सॉलिड रहा है। अब बात करते हैं चार्ट की, क्योंकि प्राइस ही भगवान है। सपोर्ट लेवल 380 से 400 का जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। रेजिस्टेंस 450 पर एक सप्लाई जोन है। जब तक स्टॉक 450 के ऊपर वॉल्यूम के साथ क्लोज नहीं होता, तब तक ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाएगा। द ब्रेकआउट 450 के ऊपर निकलते ही इसमें 520 प्लस तक की तेजी देखने को मिल सकती है। आरएसआई अभी न्यूट्रल जोन में है, जो दिखाता है कि अक्यूमुलेशन चल रहा है। क्या सब कुछ हरा भरा है? नहीं। मार्जिन्स, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फ्यूल प्राइसेस और ऑपरेशनल कॉस्ट्स इनके प्रॉफिट को दबा सकते हैं। एग्जीक्यूशन, B2B एक्सप्रेस बिजनेस में रिकवरी अभी भी स्लो है, जिस पर नजर रखनी होगी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो टर्न अराउंड स्टोरी में बिलीव करते हैं। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो 450 के ब्रेकआउट का वेट कीजिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो हर डिप एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब नेक्स्ट रिजल्ट चेक करते हैं। दोस्तों, जब इंडियन आईटी जायंट्स की बात होती है तो एक नाम हमेशा लीड करता है, इन्फोसिस। आज हम किसी छोटी कंपनी की नहीं, बल्कि उस आईटी पावर हाउस की बात कर रहे हैं जिसने पहली बार 20 बिलियन रेवेन्यू का माइलस्टोन टच किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ नंबर्स का खेल है? मार्केट में शोर है कि गाइडेंस वीक है, एडीआर गिर गया है और हायरिंग स्लो है। आज हम लॉजिक और डेटा के साथ इस टेक टाइटन का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू 46,402 करोड़ पोस्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 13.4% ईयर-ओ-ईयर अप है। नेट प्रॉफिट 8,501 करोड़, एक मैसिव 21% ईयर-ओ-ईयर जंप। क्यूओक्यू बेसिस पर भी प्रॉफिट 28% बढ़ा है, जो मैनेजमेंट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाता है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स 20.9% पर स्टेबल हैं। इन अ टफ मैक्रो एनवायरनमेंट, मार्जिन मेंटेन करना इन्फोसिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है। डिविडेंड, बोर्ड ने 25 रुपीज पर शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है, मतलब ग्रोथ के साथ साथ शेयर होल्डर्स की पॉकेट का भी ध्यान रखा गया है। इन्फोसिस का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, लेकिन रिजल्ट्स का असली हीरो कौन है? फाइनेंशियल सर्विसेज 12,976 करोड़ रेवेन्यू के साथ ये अभी भी इनका सबसे बड़ा सेगमेंट है। यूएस और यूरोप में बैंकिंग रिकवरी का सीधा फायदा यहां दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग ने 7,358 करोड़ और एनर्जी ने 6,114 करोड़ कंट्रीब्यूट किया है। ये सेगमेंट्स रेजिलिएंट रहे हैं, जबकि कम्युनिकेशन थोड़ा सॉफ्ट था। लार्ज डील टीसीवी, इस क्वार्टर में 3.2 बिलियन के डील साइन हुए हैं और पूरे साल का टोटल 14.9 बिलियन है। इसमें 55% नेट न्यू डील्स हैं, जो फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी के लिए बहुत क्रूशियल है। दोस्तों, इन्फोसिस अब सिर्फ कोडिंग कंपनी नहीं रही। इनका जेन एआई प्लेटफॉर्म टोपाज अब इनकी सेल्स स्ट्रैटेजी का कोर बन चुका है। हर सर्विस में एआई एम्बेड किया जा रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि क्लाइंट अब एक्सपेरिमेंटेशन से निकलकर प्रोडक्शन स्टेज पर जा रहे हैं।
AI एजेंट्स और ऑटोमेटेड वर्कफ्लोज इनका इंटरनल प्रोजेक्ट मैक्सिमस यानी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ड्राइव कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन्स मेंटेन हो पाए हैं। IT सेक्टर का सबसे बड़ा एसेट उसके लोग होते हैं। इस क्वार्टर में हेडकाउंट सीक्वेंशियली 8,400 से कम हुआ है। ये एफिशिएंसी के लिए तो अच्छा है, लेकिन मार्केट इसे सॉफ्ट डिमांड का साइन मान रहा है। अट्रिशन 12.6% पर है, यानी सीक्वेंशियली थोड़ा अप लेकिन ईयर ओ ईयर बहुत नीचे, मतलब लोग अब कंपनी में टिक रहे हैं। कंपनी का प्लान है FY27 में 20,000 फ्रेशर्स हायर करने का। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट स्टैगर्ड ग्रोथ के लिए तैयार है। यहाँ आता है ट्विस्ट, इतने अच्छे रिजल्ट्स के बाद ADR क्यों गिरा? मैनेजमेंट ने सिर्फ 1.5 to 3.5% की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ गाइड की है। मार्केट को उम्मीद थी 4 to 6% की। जब मैनेजमेंट कंजर्वेटिव होता है तो मार्केट उसे थोड़ा पेसिमिस्टिकली लेता है। लेकिन याद रखिए, इन्फोसिस हमेशा अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवर करने के लिए जाना जाता है। अब आते हैं चार्ट पर। क्रिटिकल लेवल्स, स्टॉक अपने की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है ADR फॉल की वजह से। सपोर्ट 1380 to 1400 का जोन एक पत्थर की दीवार है। अगर स्टॉक यहां सस्टेन करता है तो अक्यूमुलेशन का मौका हो सकता है। रेजिस्टेंस 1520 के ऊपर ही असली तेजी शुरू होगी। स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स फॉर लॉन्ग टर्म। RSI अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ जा रहा है, जो वैल्यू बायर्स के लिए अलर्ट है। तो फाइनल वर्डिक्ट, इन्फोसिस एक कैश काउ है। 3.7 बिलियन का फ्री कैश फ्लो और स्टेबल मार्जिन्स ये साबित करते हैं कि कंपनी की नींव मजबूत है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो गाइडेंस थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हैं तो 20 बिलियन की ये मशीन रुकने वाली नहीं है। नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं। जब लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो सिर्फ सोना नहीं खरीदते, वो ट्रस्ट और डिज़ाइन खरीदते हैं। ब्लू स्टोन ने पिछले कुछ सालों में दिखा दिया है कि कैसे एक ऑनलाइन ब्रांड ऑफलाइन फिजिकल स्टोर्स में डोमिनेट कर सकता है। Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और गोल्ड प्राइसेस में उछाल के बावजूद ब्लू स्टोन की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या कह रही है। सबसे पहले हेडलाइन नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि यहाँ असली तेजी छुपी है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 681 करोड़ पोस्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 48% ईयर ओ ईयर जंप है। 31 करोड़ का प्रॉफिट, याद कीजिए पिछले साल इसी क्वार्टर में 51 करोड़ का लॉस था। ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड सिग्नल है। पूरे साल का रेवेन्यू 2436 करोड़ रहा और कंपनी ने 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है, वर्स 222 करोड़ लॉस लास्ट ईयर। दिसंबर क्वार्टर में मार्जिन्स 22% तक चले गए थे, जो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को साबित करते हैं। ब्लू स्टोन का बिजनेस मॉडल ऑमनी चैनल पर बेस्ड है, ऑनलाइन टू ऑफलाइन O2O। इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डिज़ाइन दिखाकर कस्टमर्स को स्टोर्स तक खींचा है। डिज़ाइन लेड ग्रोथ, इनका फोकस ट्रेडिशनल हैवी ज्वेलरी के बजाय मॉडर्न, लाइट वेट और एवरीडे वेयर डिज़ाइंस पर है, जो जेन जी और मिलेनियल्स को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। इन्वेंट्री एफिशिएंसी, एसेट लाइट मॉडल का यूज करके ये स्टॉक मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर तरीके से करते हैं। नंबर्स पर नजर डालते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू में हेल्दी अपटिक दिखा है। फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन का फायदा ब्लू स्टोन को साफ मिल रहा है। ग्रॉस मार्जिन्स, गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के बावजूद इनका ग्रॉस मार्जिन स्टेबल है, क्योंकि इनका बड़ा शेयर डायमंड और जेमस्टोन ज्वेलरी से आता है, जहां मार्जिन सोने से बेहतरीन होते हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, नए स्टोर्स खोलने की वजह से थोड़ा मार्केटिंग और रेंट एक्सपेंस बढ़ा है, लेकिन ये ग्रोथ कैपेक्स का हिस्सा है। ब्लू स्टोन अब सिर्फ मेट्रोस तक लिमिटेड नहीं है। मैनेजमेंट ने टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में अग्रेसिव स्टोर ओपनिंग्स की हैं। इनका टारगेट है हर बड़े शहर में ब्लू स्टोन का एक्सपीरियंस सेंटर होना। कस्टमर एक्विजिशन, इनका ट्राई एट होम फीचर अभी भी एक बड़ा डिफरेंशिएटर है, जो डिजिटल savvy कस्टमर्स को कन्वर्जन में हेल्प करता है। मार्केट में कंपटीशन टफ है। टाइटन का कैरेटलेन इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। ब्लू स्टोन को अपने डिज़ाइन और कस्टमर लॉयल्टी पर फोकस बरकरार रखना होगा। गोल्ड वॉलेटिलिटी, सोने के बढ़ते दाम डिमांड को शॉर्ट टर्म में स्लो कर सकते हैं, लेकिन ब्लू स्टोन का शिफ्ट टुवर्ड्स डायमंड ज्वेलरी इस रिस्क को हेज करता है। टेक्निकल लेवल्स चेक करते हैं। सपोर्ट एंड एक्यूमुलेशन, स्टॉक ने लोअर लेवल्स पर एक सॉलिड सपोर्ट बेस बनाया है। वॉल्यूम ट्रेंड, डिलीवरी वॉल्यूम्स में ग्रेजुअल इंक्रीज दिख रहा है, जो दिखाता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। ब्रेकआउट लेवल, जैसे ही ये अपने रीसेंट हाई रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, हम इसमें एक नया लेग ऑफ तेजी देख सकते हैं। ब्लू स्टोन उन लोगों के लिए है जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी और लग्जरी रिटेल पर बेट करना चाहते हैं। कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ तेजी से मूव कर रही है। अगर एक्सपेंशन ऑन ट्रैक रहा तो ये स्टॉक आने वाले सालों में एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। दोस्तों, जब हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बड़े बैंक्स पर जाता है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी मिड कैप जेम्स होती हैं जो साइलेंटली वेल्थ कंपाउंड कर रही होती हैं। चॉइस इंटरनेशनल ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में दिखा दिया है कि उनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल कितना पावरफुल है। दोस्तों, चॉइस सिर्फ एक ब्रोकर नहीं है, इनका बिजनेस 3 बड़े इंजन्स पर चलता है। स्टॉक ब्रोकिंग एंड वेल्थ, चॉइस ब्रोकिंग ऐप के थ्रू रिटेल पार्टिसिपेशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। NBFC, चॉइस फिनसर्व, MSME और रिटेल लोन्स पर फोकस, इनका लोन बुक तेजी से ग्रो कर रहा है।
एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, ये सेगमेंट इन्हें हाई मार्जिन्स देता है। चलिए सीधा डेटा पर आते हैं। रेवेन्यू 285 करोड़ पोस्ट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 42% ईयर-ओ-ईयर जंप है। नेट प्रॉफिट पैट 58 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल के 39 करोड़ से लगभग 48% की ग्रोथ। ईबिटा मार्जिन्स, इनके मार्जिन्स 30% के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, जो फाइनेंस सेक्टर में काफी हेल्दी माना जाता है। AUM ग्रोथ, इनका वेल्थ मैनेजमेंट AUM अब 40,000 करोड़ के माइलस्टोन को क्रॉस करने वाला है। क्लाइंट एडिशन, हर महीने हजारों नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, जिससे इनका ब्रोकिंग रेवेन्यू रेकरिंग बन चुका है। टेक फर्स्ट अप्रोच, इनका AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म ऑनबोर्डिंग को फास्ट बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने टाटा कैपिटल के एनालिसिस में डिस्कस किया था। क्रॉस सेलिंग, जो क्लाइंट ब्रोकिंग के लिए आता है उसे ये इंश्योरेंस और लोन्स भी बेचते हैं, इससे रेवेन्यू पर यूजर बढ़ रहा है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, लगभग 20% के आसपास है, जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का प्रमाण है। एसेट क्वालिटी, NBFC सेगमेंट में इनका GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कंट्रोल में है, जो सेफ लेंडिंग प्रैक्टिसेस दिखाता है। कैश रिच, कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए काफी लिक्विडिटी है और डिविडेंड पे आउट भी कंसिस्टेंटली मेंटेन कर रहे हैं। अब आते हैं चार्ट पर। करंट ट्रेंड, स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट जोन 620 से 640 का लेवल एक मजबूत बेस है, जब तक स्टॉक इसके ऊपर है ट्रेंड बुलिश रहेगा। द रेजिस्टेंस 720 पर एक माइनर हर्डल है, जैसे ही ये लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक होगा 850 तक का रास्ता साफ है। 200 DMA, स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी ऊपर है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एक्यूमुलेशन दिखाता है। फाइनल वर्डिक्ट, चॉइस इंटरनेशनल उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी पर बेट करना चाहते हैं। कंपनी ग्रोथ फेज में है और मैनेजमेंट का विजन क्लियर है। हालांकि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर काफी सॉलिड दिख रहा है। दोस्तों, 4 अलग सेक्टर्स और 4 बेहतरीन ग्रोथ स्टोरीज, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, मार्केट हमेशा लॉजिक और डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। चाहे वो इन्फोसिस का ग्लोबल टेक डोमिनेंस हो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का टर्न अराउंड गेम, चॉइस इंटरनेशनल की डाइवर्सिफाइड एजिलिटी या ब्लू स्टोन का डिजिटल फर्स्ट रिटेल डिसरप्शन। इन्वेस्टिंग का असली मजा तभी है जब आप शोर से हटकर डेटा पर ट्रस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन चारों में से कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो की तेजी को लीड करेगा? कमेंट में अपनी चॉइस जरूर बताएं। अगर आपने हमारी बाकी एनालिसिस मिस कर दी है तो अभी चेक कीजिए हमारी Q4 रिजल्ट्स 2026 प्लेलिस्ट। वहां हमने हर बड़ी कंपनी का एनालिसिस कर दिया है, ताकि आपका डिसीजन मेकिंग में थोड़ा हेल्प हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और निफ्टी 247 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, बस नजर सही होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डीप डाइव के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।